जो आज हम लोग 5th यूनिट शुरू कर रहे हैं। 5th यूनिट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड को देख रहे हैं हम लोग बच्चों। इस यूनिट में ना आपको सल्तनत और मुग़ल काल के स्पेसिफ़िक चीज़ें पढ़ाई गई हैं। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का आएगा, मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगी। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था दोनों की अलग अलग बताऊंगी। सूफीज़म भक्ति आंदोलन क्या है, ये दोनों के अलग अलग बताऊंगी। आर्किटेक्चर दोनों का अलग अलग बताऊंगी। और साहित्य वगैरह केवल मुगल्स में है, तो हम लोग उसको केवल मुगल्स में डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के 5th यूनिट में हैं। आज हम लोग सबसे पहले प्रशासन देखेंगे सल्तनत काल का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। बच्चों, सल्तनत पीरियड का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण था। किन चीज़ों को इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग नए लोग थे भारत के स्थिति में, ये लोग बिल्कुल नए थे, तो इन लोगों ने क्या किया, किस तरीके का प्रशासन को अपनाया, इसको हम लोग ना इस फर्स्ट उसमें ही समझ सकते हैं कि किस चीज़ को बेसिस बनाया था इन्होंने। देखिए, administration was based on the Persian Arabian system. Army administration was based on Turkey Mongol tradition. Whether Hindu revenue system was maintained. देखिए, भारत में 3 तरीके के मिक्स करके इन्होंने प्रशासन को चलाया। जो उनका प्रशासन था, मूल प्रशासन, वो पर्शियन अरेबियन फारसी अरबी विधि से करा था उन्होंने। जो उनका सैन्य प्रशिक्षण वगैरह था वो उन्होंने पूरा का पूरा तुर्की मंगोली ट्रेडिशन को फॉलो किया, उसकी परंपराओं को लिया, उनके तरीक़ों को लिया, और जो रेवेन्यू सिस्टम था, राजस्व व्यवस्था, चूँकि ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ाती है अगर वो अपने सिस्टम्स को यहाँ लगाते, क्योंकि भारतीय परिवेश में जो चला आ रहा था उसको बहुत ज़्यादा ना चेंज करके इन्होंने हिंदू ट्रेडिशन को ही मेंटेन, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ रहने दिया। तो अब इसको पूरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। सुल्तान, हिंदी में भी सुल्तान लिखिए। ही वॉज द एक्सट्रीम पावर ऑफ द रूल सुप्रीम ऑफ द जुडिशरी सिस्टम एज वेल एज आर्मी। वह समस्त उसमें सबसे शक्तिशाली होता था, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था का तो सबसे सुप्रीम होता था, अंतिम निर्णय सुल्तान का था। बट ही कुड नॉट बी एटोक्रेटिक बिकॉज ऑफ द फॉलो ऑफ इस्लामिक लॉ। लेकिन इस्लाम के कानून के हिसाब से वह निरंकुश नहीं हो सकता था। मजलिस ए खिलाफत वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दे आर 8 to 10 इन नंबर्स एंड गेव असिस्टेंस टू द सुल्तान। मजलिस ए खिलाफत जो है वो एक प्रकार की एक मंत्रियों की एक परिषद थी जो कि राजा को अपने कार्यविधियों में सलाह देती थी। अब इस मजलिस खिलाफत में कौन कौन से मुख्य मंत्री होते थे उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले नाइब का पद है, जिसे हम नाइब मामलिकात भी कहते हैं। पूरा नाम उसका होता है नाइब मामलिकात। दिस पोस्ट वॉज स्टार्टेड आफ्टर रज़िया। रज़िया के बाद ये पोस्ट शुरू हुई, क्योंकि आपको मालूम है इसके पहले आए कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और रज़िया। ये लोग जो हैं अभी अपनी स्टेबिलिटी को ही मेंटेन कर रहे हैं। इल्तुतमिश बहुत अच्छा रूलर है, तो वहाँ पर तो इस तरह का पद आ नहीं सकता। बट आफ्टर रज़िया जो है कमज़ोर शासकों के पद आते हैं, इसलिए हम नाइब के पद को देखते हैं। दिस पोस्ट वॉज स्टार्टेड आफ्टर रज़िया। दिस डिक्रीज द पावर ऑफ सुल्तान। ही वॉज सुप्रीम पोस्ट अबव ऑल मिनिस्टर्स। और अगर नाइब को हमें समझना है तो हम बलबन से समझ सकते हैं। हमने बलबन के उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार नाइब के रूप में उसने नासिरुद्दीन महमूद को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो जो कमज़ोर सुल्तान है वो नाइब के पद के अधीन होते थे। बाद में बलबन ने इसको समाप्त भी कर दिया था, जो लेटर फिर प्रारंभ भी हो गया था। तो अब आगे देखिए, वज़ीर। प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड द वज़ीर। हिज डिपार्टमेंट वॉज द दीवान वजारत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो प्रधानमंत्री था, सबसे प्रधान का मतलब होता है मेन मिनिस्टर, और उसको वज़ीर कहा जाता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था जिसको कि राजस्व विभाग कहा जाता था, और उसको उनकी भाषा में दीवान वजारत कहते थे। अंडर द डिपार्टमेंट सम अदर सब डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो केम। कुछ इसके अंदर कुछ उप विभाग भी थे, जैसे दीवान मुस्तखराज जो था एक डिपार्टमेंट था। दीवान अमीर को ही जो कृषि संबंधी डिपार्टमेंट होता था वो है। दीवान इमारत जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था वो है। लोक कल्याणकारी विभाग। मजूमदार करके एक पद होता था जो अकाउंटेंसी मेंटेन करता था, सांख्यिकी कार्य करता था, आंकड़े। दीवान रिसालत जो फॉरेन डिपार्टमेंट था, जो कि फॉरेन से पत्र व्यवहार और ये सब लेटर वगैरह करना, ये सारा काम फॉरेन डिपार्टमेंट संभालता था, दीवान रिसालत। एंड आरिज़ मामलिक जो कि सेना का मुखिया हुआ करता था। इस प्रकार से जो मजूमदार तक हैं ये तो हमारे वज़ीर के अंतर्गत आ गए, जो सेकंड नंबर का है। दीवान रिसालत फॉरेन मिनिस्ट्री, और आरिज़ मामलिक आर्मी चीफ। ये इस प्रकार से
डिवीज़न थे। और भी हैं इसमें, देखिए दबीर ख़ास, ये ऑफिसर ऑफ लेटर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, विदेशों शक्तियों से किस प्रकार से पत्र व्यवहार करना और संबंधों को मेंटेन करना, ये दबीर ख़ास करता था। काजी उल कुज़ात जुडिशरी डिपार्टमेंट देखता था, न्याय व्यवस्था। सदर सुदूर रिलीजियस डिपार्टमेंट देखता था, धार्मिक विभाग। बरीद मुमालिक जो है वो डिटेक्टिव एजेंसी की तरह था, गुप्तचर संस्था। सम अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द रूलर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसके अलावा भी कुछ और थे जो कि ज़रूरत पड़ने पे जो शासक थे उन्होंने अपने समय में जो है चालू भी किया था। जैसे आपने दीवाने खैरात वगैरह मैंने उस समय पढ़ा था, आपको बताया भी था। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस। अब प्रांतों में किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है। सेम टाइप ऑफ द ऑफिसेस अपॉइंटेड द प्रोविंशियल लेवल। प्रांतीय आधारों में भी यही डिपार्टमेंट्स जो थे वो क्या कहते हैं अपॉइंट किए गए। इसी प्रकार के डिपार्टमेंट्स बांटे गए, धर्म के अलग, कृषि के अलग, वजारत के अलग, ये जो थे। प्रोविंसेस डिवाइडेड इन इक्ताज, जो जितने भी प्रांत थे उनको प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इक्ताओं में बांट दिया गया था। और ये इक्ता जो था वाज नाइब, वली, मुफ्ती एंड इक्तादार। जो चीफ जो होते थे उनको बोलते थे इक्ता, वली, मुफ्ती और इक्तादार। मुफ्ती कलेक्टेड द रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ आर्मी, और ये जो मुफ्ती होता था वो सेना की सहायता से राजस्व को वसूल करके इक्तादार तक पहुंचाता था। फिर देखिए प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू शिक। जो प्रोविंसेस है, अब इनके अंदर का इंटरनल डिवीज़न देख लीजिए। पहले प्रोविंस है वो शिक में डिवाइड होगी, शिक बोलेंगे उसको। चीफ ऑफ शिक वाज कॉल्ड शिकदार, मतलब प्रांतों का विभाजन हुआ शिक में। शिक का जो मुखिया है वो हो गया शिकदार। शिक अगेन डिवाइडेड इनटू परगना। शिक जो है फिर परगना में डिवाइडेड होगा, और परगना अगेन डिवाइडेड इनटू विलेज। जो परगना है वो फिर गांव में विभाजित होगा। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो विलेज हो जाएगी। मेन ऑफिसर्स ऑफ द विलेज वर, जो अधिकारी मुख्य रहेंगे गांव के लेवल पे, वो पटवारी, चौधरी एंड खूत एंड मुकद्दम। ये चार, पटवारी, चौधरी, खूत एंड मुकद्दम, ये चार लोग जो थे ग्राउंड के स्तर का प्रशासन देखेंगे। तो इस प्रकार से केंद्र से लेकर के यदि ग्राम तक का एक ऊपर स्केल बनाए तो सबसे ऊपर आ जाएगा केंद्र, केंद्र के बाद नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे शिक, शिक के नीचे परगना, परगना के नीचे गांव। तो इस तरीके से इसको पूरा नीचे तक बटा हुआ था। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन आर्मी, सैन्य प्रशासन। इट वाज बेस्ड ऑन द टर्की ट्रेडिशन, तुर्की और मंगोली व्यवस्था के आधार पर इसको बनाया गया था। मैंने शुरू में ही बताया पावर ऑफ सुल्तान वाज बेस्ड ऑन आर्मी। जो कितना शक्तिशाली कोई सुल्तान है ये इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी वो क्या है, आर्मी कितनी शक्तिशाली है। इल्तुतमिश, बलबन एंड अलाउद्दीन वर रूलर और टेकन इंटरेस्ट इन द आर्मी। ये तीनों ने बहुत ज़्यादा आर्मी की सुसंगठित करने में अपना योगदान किया था, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन। और तीनों ही इस बात को समझते थे कि वही सुल्तान शक्तिशाली है जिसकी सेना शक्तिशाली है। और इस बात को सबसे अधिक अगर समझा था तो वो अलाउद्दीन ने समझा था। सो अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस्ड न्यू चेंजेस इनटू द आर्मी। कुछ नए परिवर्तन किए थे, लाइक मेकिंग ऑन मार्किंग ऑन हार्स। जो घोड़े होते थे उनके ऊपर चिन्ह लगा दिए जाते थे जिससे अदला बदली नहीं हो जाए। डिटेल ऑफ द सोल्जर्स वर रिकॉर्डेड। कई बार सैनिक क्या होते थे, फोटो तो खिंचती नहीं थी तो लोग बदल के अपनी जगह पे दूसरे को भेज दिया करते थे, तो पूरा हुलिया वगैरह पूरा रिकॉर्ड किया जाने लगा। सैलरी वॉज गिवन एज कैश। जो पहले रेवेन्यू के माध्यम से या उपज के माध्यम से दिया जाता था वो वेतन कैश इसने देने की प्रणाली की। और फॉर दैट ही इंट्रोड्यूस द मार्केट सिस्टम, जो कि हम लोगों ने अलाउद्दीन जब करा था तो हम लोगों ने एक मार्केट सिस्टम करा था। वो आप इसमें देखेंगे। उसके बाद फ्रॉम द फिरोज ऑफ तुगलक द सोल्जर्स वर ऑल्सो बिकम हेरिडिटरी। फिरोज तुगलक के समय तक आते आते कमजोरियाँ सामने आने लगी। अब सैनिकों का पद जो था वो अनुवांशिक कर दिया गया। आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जो आर्मी थी, सेना थी, वो 3 भागों में विभाजित थी। फर्स्ट इज़ हॉर्स राइडर्स, जो घुड़सवारी सेना थी। उसमें भी 2 तरीके के थे, एक अस्पा, 2 अस्पा। एक अस्पा का मतलब है एक घोड़ा, 2 अस्पा का मतलब है 2 घोड़े। मतलब एक आदमी 2 घोड़े रखता है तो फिर वो 2 अस्पा हो जाएगा। अगर एक घोड़ा रखता है तो वो 1 अस्पा हो जाएगा।
एलिफेंट आर्मी थर्ड सेकंड थी एलिफेंट आर्मी विच वाज मेनली फॉर द सुल्तान यूज़, सुल्तान के सुरक्षा के लिए और सुल्तान के लिए ये आर्मी रखी जाती थी एलिफेंट की। उसके बाद आती है इन्फेंट्री, पैदल सेना, दे आर कॉल्ड द पायक्स, इनको पायक कहा जाता था। ये इन्फेंट्री सेना हो गई, पैदल सेना। उसके बाद आ जाइए जुडिशरी सिस्टम पे आते हैं। लॉ वाज बेस्ड ऑन 4 सोर्सेज, जो पूरा का पूरा कानून था उस समय का 4 स्रोतों पर निर्धारित था। पहला है कुरान, जो कि प्राइमरी सोर्स था, प्राथमिक स्रोत था। दूसरा है हदीस, जो कि पैगंबर्स के डिटेल रखता था और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते थे, पैगंबरों के जीवन और उनके कृतित्व के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। तीसरा था इस्मा, लॉ एक्सपर्ट ऑफ द इस्लामिज़म, ऐसे लोग जो कि इस्लाम पे अच्छी पकड़ रखते थे, उनके विचारों के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। और फिर एक कयास, डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एनालिसिस, मतलब कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको तर्क और विश्लेषण के आधार पे देखा जाता था। तो 4 आधारों पर न्याय किया जाता था और न्याय का सुप्रीम जो होता था वो राजा होता था, उसके नीचे काजी उल कुज़ात होता था। 4 टाइप्स ऑफ लॉज। अब इसमें 4 तरीके के लॉ भी थे। सबसे पहले है जनरल लॉ, साधारण सामान्य नियम, जो कि यूज़ फॉर द मुस्लिम, एंड ये यूज़ मुस्लिम्स के लिए होता था। लेकिन अगर किसी तरह का विवाद मुस्लिम का हिंदू से ट्रेड संबंधी हो गया तो फिर दोनों के कानूनों को देखना ज़रूरी हो जाता था। उस समय हिंदू भी इस लॉ के अंदर आ जाते थे, अनलेस केवल मुस्लिम पर ही ये लॉ चलता था। फिर आता है लॉ ऑफ कंट्री। लॉ वॉज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल एंड लोकल लॉ। हाँ, इसमें क्या होता है, जो चला आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी ट्रेडिशनल यहाँ पर चली आ रही है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, उसको हम लोकल लॉ भी कहते हैं। फिर आता है क्रिमिनल लॉ, वर्किंग ऑन हिंदू मुस्लिम बोथ। ये अगर अपराध से संबंधित कोई मामला है वो फिर दोनों को बराबर से लेके चलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। फोर्थ वन इज़ लॉ ऑफ अदर देन मुस्लिम कम्युनिटीज़, ऐसे लॉज जो कि मुस्लिमों के अतिरिक्त जो यहाँ पर है, यानी कि मेन रूप से हिंदू जो यहाँ पर थे, उनके जो निर्णय होते थे वो किसके द्वारा डील किए जाते थे, पंडितों वगैरह के द्वारा, उनके हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार जो चला आ रहा था उसी आधार पे किया जाता था। सो दीज आर द लॉ सिस्टम। फिर हम लोग देखते हैं रेवेन्यू सिस्टम। 5 टैक्सेस देयर आर 5 टैक्सेस, 5 प्रकार के कर थे। पहला है उश्र, जिसको हम 5 से 10% टैक्स टेकन बाय द मुस्लिम्स ओनली। 5 से 10% का टैक्स केवल मुसलमानों से लिया जाता था। नेक्स्ट इज खराज, इट इज़ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से लिया जाता था, एंड इट वाज 1/3 और 1/2 ऑफ योर क्रॉप। 1/3 या 1/2 आपकी उसका होता था, वो खराज था। नेक्स्ट इज खम्स, दिस अमाउंट वाज केम बाय द 1/5 पार्ट ऑफ द सुल्तान एंड 4/5 फॉर द सोल्जर्स। देखिए, ये लूट का धन होता था, जिसका 1/5 राजा का होता था, 4/5 जो होता था वो सोल्जर्स में बांटा जाता था, वो खम्स कहलाता था। नेक्स्ट इज जक़ात, दिस इज द रिलीजियस टैक्स फॉर द मुस्लिम्स एंड 2 and 2.5% ऑफ सैलरी हैज़ टू बी पेड पर ईयर। जक़ात जो था मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो 2 से 2.5% आपका वार्षिक जो इनकम थी वो देनी होती थी। एंड 5th वन इज़ जजिया। जजिया इज टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़। ये जो है जो गैर मुस्लिम जातियाँ हैं, यानी कि हिंदू बेसिकली, उनसे जजिया लिया जाता था। हैंस वी कैन से दैट दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सल्तनत प्रशासन की ये मूल बातें थी। इसमें बच्चों जितने अधिकारियों के नाम हैं वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन आप 5-7 बार 10 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको रेवेन्यू भी बताना, प्रशासन भी बताना, न्याय भी बताना है, जनरल प्रशासन के साथ साथ सेना का प्रशासन भी बताना है। सो दीज ऑल आर थिंग्स जो हैं, ये सारी की सारी हम मुगलों की अलग पढ़ेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी सल्तनत पीरियड की हैं। तो इस आधार पर आप अपना लेक्चर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।